नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी हम इसको बिल्कुल आराम से करेंगे। 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को कि भी किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों की आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्यक्षता होती है। देखिए, यदि हम बात करें कि जनसंख्या होती है, अब सीधी सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में द्वितीय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबके पास अपना एक हुनर होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ आपको क्या है अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगी जो हमें आपको दिखाई नहीं दे सकती। उसके बाद है कि लोगों को जो हम यदि हम उनको अलग करें, मान लीजिए जनसंख्या को यदि हम अलग करना चाहते हैं तो हम उसका कुछ वेश ले सकते हैं। जैसे हम आयु के आधार पर अलग करते हैं कि भी हमारा जैसे कि हम ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं हम देश के अंदर, जिसमें 0 से 14 साल, 15 से फिर 59 से अब हम जो 60 की बात करते हैं, तो ये ग्रुप होते हैं। हम आयु के आधार पर बांटते हैं, लिंग के आधार पर बांट सकते हैं कि भी पुरुष है या फिर स्त्री है, या फिर वो कहाँ पर रह रहे हैं उसके आधार पर बांट सकते हैं। वो नगरों में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, इसके आधार पर बांट सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं कि वो क्या क्या हम कर रहे हैं, शिक्षा है, कौन पढ़े लिखे या नहीं है, जीवन प्रत्यक्षता कितनी देखने को मिल रही है किस देश की। तो इस आधार पर क्या पॉपुलेशन को क्या हम अलग अलग के पोर्शन में हम इनको बांट सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग संगठन की। स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई 1000 से किया जाता है, और प्रति 1000 पर पुरुषों की संख्या निम्नलिखित आपको इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो हमने बात करनी है कि भी आपसे पूछेंगे कि बताएं लिंग अनुपात क्या किसे कहते हैं। अब ये लिंग अनुपात क्या है, 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है कि हम ओवरऑल यदि बात करें कि जनसंख्या में क्या है कि इसके लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनकी जो संख्या होती है उनके बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये बात लिखनी है, स्त्री और पुरुषों के बीच की जो है संख्या है, उनका अनुपात है, वो हमारा क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। लेकिन अब ये क्या है, इसको देखने में क्या भी अलग अलग पाया जाता है कि भी जैसे हम बात करें कि भी जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो स्त्रियों के पीछे देखते हैं भी पुरुष कितने, जबकि बहुत बड़ी मात्रा में जो है हमारे जैसे देश हैं वो क्या देखते हैं, पुरुष पहले देते हैं और स्त्रियों की संख्या को क्या करते हैं बाद में देखते हैं भी। जैसे भी क्या है, जहाँ पर क्या है कि यदि हम उच्चतम दर की बात करें, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से लैटविया जो कंट्री है सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर लिंगानुपात आपको उसका देखने को मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना कि भाई भारत के संदर्भ में आपने ध्यान रखना, भारत में जो हम निकालते हैं वो हम 1000 पुरुष लेते हैं। अब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी जो स्त्रियाँ हैं वो हमारे लिए लिंगानुपात कहलाता है। इसके अलावा जो विकसित देश हैं वो पहले 1000 महिलाओं को लेते हैं और उसके बाद कितने पुरुष आते हैं उनको आपको क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पर क्या हो अपना अलग से लिंगानुपात का तरीका निकालते हैं भाई, सीधे तौर पर भाई। ये एक सिंपल सी टर्म होती है भाई। इसके बाद देखिए, उसके बाद हम जो आगे देखते हैं कि वे लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना बताता है। भी लिंग अनुपात से क्या हम पता कर सकते हैं भी किस देश में हम जो है कि भाई औरतों की स्थिति क्या रहेगी, उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता वहाँ पर लिंग अनुपात अनिश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिक्षा, शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना भी हो सकता है। देखिए, पहली बात तो क्या कि भाई हम जब किसी भी जो क्षेत्र की बात करें कि यदि वहाँ पर लिंगानुपात क्या देखने को मिल रहा है, यदि कम देखने को मिल रहा है स्त्रियों का, तो देखो सबसे पहला कारण तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर क्या है कि जो कंडीशन है वहाँ की समाज की, उस क्षेत्र की, वहाँ पर क्या है वो उन औरतों के खिलाफ़ या स्त्रियों के क्या है कि मतलब खिलाफ रही होंगी, उनके लिए उनके पक्ष में नहीं रही होंगी। जैसे कि हमने एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं भी वहाँ पर क्या है स्त्री भ्रूण हत्या रही होगी, स्त्री शिशु मृत्यु हत्या होगी। इसके अलावा क्या है उनके प्रति क्या घरेलू हिंसाएं भी देखने को मिलेंगी। एक तो क्या उसको पैदा होने से पहले मार देते हैं कि उसको पैदा होने के बाद भी मार दिया जाता है, या फिर क्या उसको क्या है
बाद में क्या है कि जैसे वो बड़ी होती है तो उसके साथ क्या है गलत व्यवहार किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, या फिर शादी के बाद मारा पीटा जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हो सकती है जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि वहाँ पर क्या है संख्या हमारे को वहाँ पर कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या भी दूसरी बात की कि भी जो सामाजिक और आर्थिक स्तर हो सकता है कि भी समाज इतना ज़्यादा डेवलप ना हो, कुछ जो है क्षेत्र होते हैं उनकी अपनी अलग से सोच होती है, तो एक ये कारण भी हो सकता है कि वो मानते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या में क्या है कि स्त्रियों की संख्या का कम होना पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, आगे देखते हैं हम। दूसरा है, आपको स्मरण रहा होगा कि जनसंख्या से अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यानी कि उनका स्तर बेहतर हो सकता है, उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए होंगे। देखो एक और चीज़ है कि मान लीजिए भी कोई एक क्षेत्र है यहाँ पर जो पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है इस एरिया के अंदर, वो स्त्रियों की संख्या वो ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर क्या पुरुष आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं। अब एक बात है, यही समाज है, हम जैसे बात करें कि यही समाज है जहाँ पर क्या है जो औरतें होती हैं उनको ज़्यादा योगदान नहीं दिया जाता। जैसे हमारे समाज की बात कर सकते हैं कि भी जो कमाने के लिए क्या भी पुरुष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब क्या करता है ये पुरुष, क्या है हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर क्या ये जो पुरुष है ये माइग्रेट कर गया हो, माइग्रेशन के अंदर के तहत क्या है ये क्या है अपना रोजगार प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए आपको बाहर रहता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि भी यहाँ पर जो है स्त्रियाँ क्या संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पुरुष थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी वो तो क्या है माइग्रेशन कर कर क्या कहीं दूसरे क्षेत्र में क्या है रोजगार की तलाश में चले गए, जबकि यहाँ पर जो कौन रह गया, स्त्रियाँ रह गई। तो इसलिए क्या है यहाँ पर संख्या स्त्रियों की आएगी। लेकिन ये कोई हम ये ज़रूरी नहीं कह सकते कि भी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि भी स्त्रियों की जो संख्या है या फिर उनकी जो अवस्था है सुधार में आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है यही जो समाज हो, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं या जो पुरुष है वो हमारे लिए क्या है उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर गए हुए होते हैं भाई। उसके बाद है विश्व कि जनसंख्या औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष होता है, 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष होता है। देखिए यदि हम बात करें यदि बात करते हैं कि औसत लिंग अनुपात की, तो वो क्या मिलेगा आपको स्त्रियों के ऊपर 100, मान लीजिए प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष मिलेंगे आपको। नॉर्मल है कि भी आपको क्या है स्त्रियां आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया जाता है, 1 नंबर पर्सन है, मतलब मार्क कर लेना अभी इसको, जहाँ पर 300 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, यानी कि आपको पुरुष 85 मिलेंगे अगर प्रति 100 निकालें, और इसके बाद क्या है वहाँ पर हमारी जो स्त्रियाँ हैं उनकी संख्या 100 रहेगी। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात का दर्ज किया गया, जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष देखने को मिले हैं। 2 नंबर पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे कम लिंग अनुपात जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है संयुक्त अरब अमीरात का है, जहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे कि भाई जो प्रति 100 स्त्रियाँ हैं यानी कि 100 स्त्रियों के पीछे 311 पुरुष जन्म लेते हैं। भी बहुत बड़ा अंतर है ये। लिंग अनुपात में विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों से कोई अलग अंतर नहीं देखने को मिलता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में उनके लिए प्रतिकूल देखने को मिला है। जैसे कि हम बात करें कि भाई लिंग अनुपात है, विश्व पैटर्न को देखें तो क्या है कि भाई कोई आप ये नहीं कह सकते कोई स्पेशल आपको देखने को मिल रहा है कि भी जिस प्रकार से नॉर्मल है सारे के सारे विश्व में आपको एक समानता दिखाई दे रही है। इस लिंगानुपात की बात करें तो जो संयुक्त यूएनओ है उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी की 139 देशों की, जिसमें क्या मानना है अभी उसमें से क्या है 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, यानी कि 139 देशों में क्या है वहाँ पर स्थिति क्या है संख्या जो ज़्यादा देखने को मिले, जबकि 72 ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्त्रियों की संख्या वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो है समाज है वो समाज सबसे प्रमुख है, हमारी संस्कृति आप कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं शिक्षा भी ये काफ़ी हद तक इसको डिफाइन करती है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे लिंगों में लिंग अनुपात और भी आपको निम्न देखने को मिल जाएगा अभी। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में यूरोप के अनेक प्रदेशों में
पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण हुई है। तो वहाँ पर जो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भी यूरोप है या फिर कुछ यूरोपियन जो रूस भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर संख्या क्या है, इसके विपरीत स्थिति उल्टी पाई जाती है हमारे एशिया की। वहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है और इसलिए हम वहाँ पर कह सकते हैं कि भी वहाँ पर आपको एक जो पैटर्न देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या है, स्त्रियों की जो स्थिति है वो बेहतर अवस्था में मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई वहाँ पर जो भूतकाल में क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण हो गया, कि वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भी जो संख्या ज़्यादा है स्त्रियों की, कि उस समय क्या है कि भी प्राचीन समय था हमारा कुछ समय पहले, तो वहाँ पर जो पुरुष था उसने क्या उस क्षेत्र को छोड़ कर क्या है वो वापस दूसरे अक्षेत्र की ओर चले गए, यानी कि कुछ दूसरे पोर्शन में चले गए, इसलिए भी वहाँ पर संख्या आपको कम देखने को मिल सकती है। उसके बाद आज हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये है आयु और आयु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि आयु संरचना में क्या कि हम उनको हमारे देश में क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न ये है कि भी एक तो कार्यशील जनसंख्या होती है और एक दूसरी क्या है, एक आश्रित जनसंख्या होती है। कि भी ये कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। कि हम क्या करते हैं कि जब जनसंख्या को बांटना होता है तो हम दो ग्रुप बनाते हैं। कार्यशील में क्या वो युवा वर्ग आता है, और वो युवा वर्ग क्या है कि जैसे कि 15 से लेके 59 साल तक का जो ग्रुप होता है हमारा, वो कार्यशील जनसंख्या के अंदर आता है। तो किसी भी देश के लिए अगर ये स्थिति है, ये संख्या ज़्यादा रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि भी वहाँ पर क्या है, आर्थिक जो है लाभ है जीडीपी, या फिर हम कह सकते हैं नेशनल जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी आपको वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता हुआ देखने को मिल सकता है भी। इसके अलावा क्या है कि भी दूसरी बात यहाँ पर देखें कि भाई जैसे कि हम बात करें 60 वर्ष से ऊपर की आयु, यहाँ तक कि एक जो ग्रुप दूसरा बच गया, अभी 14 साल तक के नीचे के जो ग्रुप रह गया, तो वहाँ पर भी सेम बातें, इन दोनों ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, इन दोनों ग्रुप्स को क्या है हमारे लिए क्या रखा जाता है, इसको आश्रित जनसंख्या की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। जिसमें क्या है कि जनसंख्या जो आपको देखने को मिलेगी वो आश्रित जनसंख्या रहती है, जिसमें क्या है कि भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है। ठीक है। स्वास्थ्य के साथ साथ क्या है, हमें अन्य प्रकार के खर्च है, उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, इसलिए क्या इनको आश्रित और हमारी जो है दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हम, कार्यशील जनसंख्या की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है भाई।